कई बच्चे जो हैं हो सकता है 2024 में एग्जाम उन्होंने दिया, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा सा ना परेशान है ना। ये सोच रहे हैं कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या सही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। समय के साथ साथ आपके अंदर ये थॉट आता चला जाता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप बेटा ये उल्टा मत सोचो, आप ये सोचो इस बार हो गया तो कितना अच्छा होगा। तो एक बार में मत सोचिए कि बहुत बड़ा सिलेबस करना है, ये करना है, वो करना है ना। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट पे फोकस करते हुए उसमें अपना बेटा बेस्ट देते जाओ आप, है ना। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपने आर लिया ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया, बहुत दूर दूर चले गए तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर आर बढ़ाओगे तो फोर्स आपका कम होगा। हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में कूलॉम्स लॉ। एक बार जल्दी से बता दो मुझे, चैट बॉक्स में आवाज आ रही है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन बेटा? फटाफट मुझे एक बार आप बता दीजिएगा। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपने मंथन नीट बैच में खुद को एनरोल कर लिया है, क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर है, बाकी की क्लासेस वहां पे लाइव होंगी। तो फटाफट मंथन नीट बैच में एनरोल हो जाइए और आपकी क्लासेस वहां पे कंटिन्यू होने वाली हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले बेटा देखो, कई लोग जो हैं, कई बच्चे जो हैं, हो सकता है 2024 में एग्जाम उन्होंने दिया, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा सा ना परेशान है ना। ये सोच रहे हैं कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या सही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो बेटा 2 मिनट उस पर बात करते हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ का अपना टॉपिक, ठीक है। देखो बच्चों, कई बार आप लोग पूछते हो सर मैं मेहनत तो साल भर कर लूंगा, है ना, लेकिन सर मुझे ना डर लगता है कि लास्ट वाले नीट वाले एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ हो गया तो, है ना, क्या मैं साल भर मेहनत करूंगा बट वो साल भर की मेहनत मेरी खराब हो गई तो 2-3 बच्चों का मेरे पास मैसेज मेल आया और वो यही सवाल मेरे से पूछ रहे थे। तो बेटा आप एक बात बताओ, आप जब भी कोई काम करते हो तो क्या इस डर से करते हो क्या कि वो फाइनली नहीं हो पाया तो क्या होगा? आप तो ये सोच के करते हो ना कि पॉजिटिव रहते हैं, सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा होगा हमारे साथ। तो सबसे पहले बेटा ये नेगेटिविटी हटाओ, क्योंकि एक जब बच्चा ड्रॉप ले लेता है ना तो ये वाली नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। समय के साथ साथ आपके अंदर ये थॉट आता चला जाता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप बेटा ये उल्टा मत सोचो, आप ये सोचो इस बार हो गया तो कितना अच्छा होगा। अगर विराट कोहली ये सोच के बैटिंग करने जाएगा कि क्या हो अगर मैं पहले बॉल पे आउट हो जाऊं, तो हो सकता है वो सचमुच में पहले बॉल में आउट हो जाए। बट वो ये मेंटालिटी के साथ जाता है कि भाई हर एक बॉल को देखना है, ध्यान से देखना है और उसमें जो प्रॉपर शॉट होगा उसके हिसाब से वो मुझे खेलना है। बेटा ऐसा ही कुछ आपको भी करना है अपने प्रिपरेशन में। जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, उसको 1 टॉपिक एट अ टाइम लीजिए, 1 चैप्टर एट अ टाइम लीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो आपके टीचर्स बोलते हैं बेटा वो करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए आप धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाएंगे और लास्ट में आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो एक बार में मत सोचिए कि बहुत बड़ा सिलेबस करना है, ये करना है, वो करना है ना। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट पे फोकस करते हुए उसमें अपना बेटा बेस्ट देते जाओ आप, है ना। धीरे धीरे आपका सिलेबस भी होता जाएगा, हम आपको रिवीजन टेक्निक्स वगैरह बताते जाएंगे। आपको पता है ये लास्ट में हम आपको बढ़िया रिवीजन भी करवाएंगे बेटा, सब कुछ होगा। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है बेटा कि सेल्फ बिलीफ रखो, अपने आप पे भरोसा करो, खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो। इफ यू वर्क हार्ड आपका सिलेक्शन होगा। और ये इतनी अच्छी टीम आपको बेटा यहां पे मिल रही है कि आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बैच में एनरोल हो जाओ और जो आपके टीचर्स बोलते हैं करते चले जाओ, ठीक है। जो भी टिप्स होंगी, जो भी जरूरत पड़ेगी बेटा, हर चीज आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। आपको पता ही है इस बैच में हम आपको डीपीपीज भी दे रहे हैं, तत्वा मटेरियल भी आपको मिल रहा है बेटा, जो वेदांतु का बेस्ट मटेरियल है नीट का, जिससे AIR 1 आया है, एलिजा बंसल, ठीक है, एम्स में। वो मटेरियल आप सॉल्व कर रहे होंगे बेटा। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, इजी लेवल से शुरू करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक सब कुछ है। आपको टेस्ट सीरीज हम लोग देंगे, सारी क्लासेस टाइम पे होंगी, सारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड इस बैच को लेके और आपको भी रहना है और आपको भी बहुत मेहनत करनी है ना। चलिए बेटा अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो हमने 12th का एक बेसिक टॉपिक उठाया है और वो बेसिक टॉपिक क्या है बेटा? कूलॉम्स लॉ। थोड़ा सा आपको फील मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, कितना बेसिक से हम लेक्चर्स को उठाएंगे। और अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है
या चलो पहले पढ़ चुका है बट इतने बेसिक्स क्लियर भी नहीं है, तो भी आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से फंडामेंटल से करा के मस्त तरीके से आपको हर चीज करा दी जाएगी, एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक करा देंगे, है ना। जेई एडवांस नहीं, नीट में जो एडवांस लेवल होता है उसकी बात कर रहा हूं, है ना बेटा। चलिए शुरू करें, आइए। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्लास 12th का पहला चैप्टर होगा आपके सामने जब आएगा 12th, है ना। अभी तो डेमो है, बट जब 12th होगा तो पहला टॉपिक आपके सामने यही आएगा, कूलॉम्स लॉ, है ना। उससे पहले थोड़ा सा चार्जेस के बारे में बेसिक्स वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है, बट हाँ कूलॉम्स लॉ से एक्चुअल में शुरुआत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आइए देखते हैं ये कूलॉम्स लॉ आखिर क्या कहता है। देखो बेटा, कूलॉम्स लॉ का सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, है ना। कूलॉम्स लॉ कहता है बेटा कि मान लो तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास एक चार्ज है दैट इज Q1, ठीक है ना, और यहां पे एक और चार्ज है Q2। ये थोड़ा बड़ा हो गया फॉन्ट, है ना, इसको छोटा कर लेते हैं। तो बेटा यहां पे एक चार्ज है आपका Q1 और यहां पे एक चार्ज है आपका Q2, है ना। अब चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब डिटेल्ड लेक्चर में होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ पे फोकस करेंगे, है ना। चलो, तो Q1 Q2 जो है दो चार्जेस है बच्चों, राइट। और मान लेते हैं इनके बीच में जो दूरी है वो कुछ R दूरी है, ठीक है ना, R डिस्टेंस है बेटा दोनों के बीच में। तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि जब आप दो चार्जेस को ऐसे R दूरी में रखोगे तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा बेटा, द फोर्स बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना। जितना ज्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा, Q1 Q2 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, उसके बेटा प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और ये फोर्स बेटा इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपने R लिया ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया, बहुत दूर दूर चले गए, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर R बढ़ाओगे तो फोर्स आपका कम होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। अब जब हम आपको लॉन्ग टर्म बैच पढ़ा रहे होंगे ना क्लास के अंदर, मंथन नीट बैच के अंदर, आपको जहां जहां पे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा, वो या तो हम आपको बोर्ड में लिख के देंगे या तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ रहेगा स्लाइड में, है ना। वो हमारी जिम्मेदारी है, ताकि अगर कोई बच्चा बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहा है, उसको 12th का भी देना है, तो उसको स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से याद हो जाए, और रिवीजन में आपको स्टेटमेंट कई बार हेल्प कर देता है ना। चलिए, वैसे तो आप जानते हैं कि यार फिजिक्स में इट इज ऑल अबाउट कि भाई कंसेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद हो गया और क्वेश्चंस कर लिए, है ना, वो जरूरी है। बट जहां जहां पे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको देंगे बेटा। अब बेटा यहां पे तो प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है ना, प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का प्रोडक्ट और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो जब भी इस धरती पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, अगर ये साइन हटेगा तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। कहने का मतलब है ना, देखो ऐसा बनेगा ये फॉर्मूला, फोर्स अगर मैंने इक्वल लिख दिया, प्रोपोर्शनल नहीं इक्वल लिख दिया, तो ये बनेगा बेटा यहां पे Q1 Q2, है ना, नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर, और इसके साथ जैसा कि मैंने बोला क्योंकि प्रोपोर्शनल साइड हट चुका है, अब आएगा इक्वल टू साइन, तो बेटा यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं K, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटा, मैजिकल फॉर्मूला, ये है आपका कूलॉम्स लॉ। और जो बच्चे थोड़ा बहुत पहले तैयारी कर चुके हैं उनको पता होगा कि ऐसा ही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे कुछ नहीं होता, Q1 Q2 के जगह पे M1 M2 आ जाता है ना, मासेस आ जाते हैं, डिस्टेंस वही रहता है R, और ये फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल G, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो पता है आपको ये दोनों चैप्टर काफी सिमिलर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, और आपको पढ़ाया भी ये बिल्कुल साथ साथ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों चैप्टर साथ साथ में पढ़ाऊंगा, है वो 11th का टॉपिक ग्रेविटेशन, बट मैं इसके साथ इसके जस्ट बाद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये तो फॉर्मूला हो गया सर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कई बच्चों को पहले से याद भी होगा। बट वो कहते हैं ना फिजिक्स में अगर आपने ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ ली तो इसका मतलब है सारे क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। तो बेटा मेन एम इस सेशन का ये है कि मैं आपको दिखा पाऊं कि कितनी आसानी से बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू जान लो। ये जो कांस्टेंट है ना k, ये होता है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आप बोलेंगे सर इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, ये क्या है बेटा न्यूटन है ना, ये न्यूटन है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया। ये क्या है बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये इधर जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, हेंस यू विल गेट न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर में, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या बेटा चार्ज की यूनिट कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा, है ना, ये देख रहे हो कूलॉम इंटू कूलॉम यहां पे आ जाएगा। तो के का यूनिट हो गया न्यूटन, ये आ गया मीटर स्क्वायर, और ये कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर नीचे चला गया, ये इसकी यूनिट है बेटा। अब के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, है ना। देखो के को ऐसे भी लिखा जा सकता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये नया कांस्टेंट आ गया, चलो 4 तो 4 है, पाई तो चलो 22/7 है, 3.14 है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये होता है बेटा परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ऑफ फ्री स्पेस। कितनी आसानी से या फिर कितनी डिफिकल्टी से वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया जा सकता है, उसको सिग्निफाई करता है ना। आप कूलॉम्स लॉ इन मीडियम पढ़ोगे मेरे साथ आगे जाके, आज वो टॉपिक नहीं है अपना, उसमें हम लोग इस पे और डिटेल में जाके बात करेंगे। और फ्री स्पेस का मतलब तो वैक्यूम हो गया, ये भी देखेंगे कि अगर कोई और मीडियम है यहां पे तब क्या होगा, तब यहां पे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा या फिर कुछ और भी आ जाएगा यहां पे, है ना। सो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन दैट वी विल डू जब हम पढ़ेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम। फिलहाल के लिए लेकिन आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.85 10 की पावर में -12, है ना। अब देखो कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कॉमन सेंस से कि अगर के का यूनिट ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा बेटा। जाहिर सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे लिखा है ये ऊपर लिखा है ना, तो यूनिट जस्ट पलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर मैं यहां पे लिखूं तो वो है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर आ जाएगा आपका कूलॉम स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका नामकरण संस्कार हो गया, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। डन। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग, राइट। चलिए बेटा देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सर अब बेसिक मैथमेटिक्स तो 11th के पहले कराया किसी ने, है ना, किसी टीचर ने कराया, आपको एसीपी सर कराएंगे बेसिक मैथमेटिक्स, सर आप 12th पढ़ाओगे, तो सर अगर 12th तक आते आते हम लोग भूल गए, तो बेसिक मैथमेटिक्स भूल गए, वेक्टर्स भूल गए, तो बेटा बेस्ट हम लोग का तरीका यही हम फॉलो करते हैं कि हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि भाई वेक्टर का बेसिक क्या था, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन कराते हैं, है ना। कहीं डिफरेंशिएशन का यूज है तो एक बार सारा फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि भाई ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पे बेटा कूलॉम्स लॉ में आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तो नहीं, वेक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जहां पे जरूरत पड़ेगी वेक्टर की मैं आपको बताता चलूंगा। ओके आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो किस टाइप का होता है, देखो बोलेंगे कि चलो एक यहां पे 1 कूलॉम का चार्ज है, कितने कूलॉम का है 1 कूलॉम का, और यहां पे बेटा एक 5 कूलॉम का चार्ज है। डन, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है मान लो 1 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर इस पे फोर्स लगा है F1, इस पे फोर्स लगा है बेटा F2, तो बताइए F1 और F2 का रेशियो कितना होगा। दिमाग लगाना है, अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं करी है, क्वेश्चन के थ्रू ही ये पॉइंट आपको समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार सोच के जरूर देखना कि क्या आंसर होना चाहिए, F1 F2 का रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। बेटा ऑप्शन ए है देखो 1:5, ठीक है सर। ऑप्शन बी है बेटा 5:1, ऑप्शन सी है बच्चों 1:1, और ऑप्शन डी है 2:1। बताइए क्या आंसर है चैट बॉक्स में। एक चार्ज आपका 1 कूलॉम का है और दूसरा आपका 5 कूलॉम का है, F1 F2 का रेशियो कितना होगा बताइए।
ज्यादातर बच्चे यहां पे गलती करते हैं और यही आंसर देते हैं कि सर ठीक है ना, ये 1 का है, ये 5 का है, तो 1:5 हो जाएगा सर, है ना। ये गलती आप करते हो, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर है बच्चों सी, 1:1। अब ये क्या बात हुई सर? बेटा दो चार्जेस पे लगने वाला फोर्स का मैंने आपको कितना फॉर्मूला बताया है? सिर्फ एक, है ना, सिर्फ एक। तो चाहे आप यहां का फोर्स निकालो कि इस पे कितना लगा, चाहे आप यहां का फोर्स निकालो कि इस पे कितना लगा, फॉर्मूला तो बेटा आप वही लगाओगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला बताया मैंने? नहीं ना, एक ही फॉर्मूला है ना। हाँ, तो अगर आप ये फोर्स भी लिखते हो बेटा तो इसका भी वैल्यू होगा, देखो इतना, के Q1 Q2 यानी कि 1 × 5 दैट इज 5 ओनली, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यानी कि 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि आ रहा है कुछ 5 × K, ठीक है, 5K। तो इस पे फोर्स लगा 5K, इस पे जो फोर्स लगा वो है 5K इतना न्यूटन। अब उसका निकालो, सेम फॉर्मूला लगाओगे क्या? बिल्कुल, के Q1 Q2, चलो Q1 इसको ले लो उसको ले लो, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट ही तो लेना है। तो 5 1 जा 5 करो, चाहे 1 5 जा 5 करो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अगर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी कितना आ रहा है बेटा? 5K। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखो इस पे फोर्स इधर लगा है, इस पे फोर्स इधर लगा है, यानी कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ऐसे फोर्सेस को बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। तो कूलॉम्स लॉ में जो कूलॉम्स फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में बेटा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कूलॉम्स फोर्स की, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी समझा देता तो आपको फील नहीं आती। प्रॉपर्टी समझा के भी अगर मैं क्वेश्चन कराता, हो सकता है आप फिर भी गलती कर देते, बट जब आप उस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन से समझते हो ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ये गलती मैंने करी थी, अब ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो मुझे बोलना है कि भाई दोनों में फोर्सेस बराबर लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, चलो यहां पे कूलॉम्स लॉ जो है बेटा वो एक्शन रिएक्शन, है ना। ये आप एक्चुअली थर्ड लॉ में पढ़ोगे, है ना। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने सुना होगा कभी ना कभी बचपन में, कि भाई जितना आप एक्शन लगाओगे उतना रिएक्शन भी लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस वही चीज है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पे बनता है, ठीक है बेटा। तो दोनों में फोर्स बराबर लगेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। एक और चीज बताता हूं बेटा, ये एक सेंट्रल फोर्स है बेटा। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। अच्छा, सेंट्रल फोर्स क्या होता है सर? देखो सेंट्रल फोर्स की मीनिंग क्या है। मान लो यहां पे पहला चार्ज रखा है और यहां पे आपका दूसरा चार्ज लगा है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग जाएगा, कि इसमें इधर लग गया और इसमें रैंडमली इधर लग गया, नहीं। फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। आप पहले दोनों चार्जेस को ज्वाइन कराओ, एक इमेजिनरी लाइन बना लो बेटा ऐसे, ये देखो, है ना। इसी के अलोंग फोर्स लगेगा, ठीक है। अब सोचो दोनों अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये आपने बचपन से पढ़ा है। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये दोनों के दोनों देखो क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, बट फोर्स क्या होगा बेटा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। पहले आप लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ करो, फिर उस पे फोर्स लगा दो। यहीं पे अगर मैं कहूं कि चलो यार एक जो है वो आपका पॉजिटिव क्यू है और एक आपका जो है नेगेटिव क्यू है, तब आप क्या बोलोगे बेटा? सर लगेगा तो अभी भी सेंट्रल ही, देखो लगेगा तो अभी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन इस बार ये हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो अट्रैक्शन मतलब ऐसे, ये देखो ऐसे, सिंपल है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, यानी कि दोनों चार्जेस पे बराबर फोर्स लगता है ना। ऐसा आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे कि देखो जैसे एक कहावत होती है ना कि हम धरती पे बोझ हैं, हम लिटरली धरती पे बोझ हैं। देखो कैसे, ये धरती है यानी कि अर्थ है, इसका मास मान लो m है, ठीक है, और यहां पे हम कहीं पे खड़े हैं, स्मॉल m हमारा मास है। तो बेटा सेम लॉजिक यहां पे भी है कि जितना फोर्स अर्थ हम पे लगा रही है ना, उतना ही फोर्स, बराबर फोर्स हम भी अर्थ पे लगाते हैं, है ना, क्योंकि वही है इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जैसे
उस वाले चार्ज ने जितना फोर्स उस पे लगाया, दूसरे वाले ने उतना ही फोर्स पहले वाले पे लगाया। सेम यहां पे आप मासेस में अप्लाई कर दो, जितना फोर्स अर्थ हम पे लगा रही है, हम भी उतना फोर्स अर्थ पे लगा रहे हैं। तो सर हम तो मूव करते हैं, अगर हम ऊपर से मान लो कहीं थोड़ी हाइट से कूद जाए तो हम गिरते हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आती सर? हम तो सर अर्थ की तरफ जाते हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आती? बेटा क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ह्यूज मास है। ह्यूज मास होने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाता है। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। बहुत बड़ा मास है ना बेटा अर्थ का, तो उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल, क्योंकि मास इज टू ह्यूज एज कंपेयर टू आवर मास, ठीक है ना। इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटा, नेग्लिजिबल हो जाता है। बट हमारा मास तो कम है अर्थ के कंपैरिजन में, तो हमारा एक्सेलरेशन 9.81 एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये सोच पाएं कि ठीक है यार, अब से मेरे को गलती नहीं करनी है। मान लो दोनों का मास अलग भी है, मान लो दोनों का चार्ज अलग भी है, तो भी जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा। यहां पे अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्लियर है? चलो, बेसिक्स बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि देखो आप कितना भी कूलॉम्स लॉ के बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, अगर आप ये पॉइंट अपना क्लियर नहीं रखोगे बेसिक्स का, फंडामेंटल्स का, तो बेसिक क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आप गलती कर देते हो, है ना। इसीलिए एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को सीखने का, समझने का, धीरे 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 लेवल को बढ़ाना चाहिए, है ना। अब जो आपने पढ़ा बेटा कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे ना, मीडियम अगर आप चेंज कर दोगे ना, जहां चार्जेस को आपने रखा है, मान लो एयर में ना रख के पानी में रख दो, वाटर के अंदर रख दो, तो फोर्स की वैल्यू बदल जाती है, जो नेट फोर्स होता है वो बदल जाती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैंने आपको बोला ना कूलॉम्स लॉ इन मीडियम हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। बट फिर भी ये तीन प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में रखना कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। चलिए, अब जो आपने सीखा उसको अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले बेटा आप बताओ, अगर दो वेक्टर्स आपको ऐसे गिवन हो, मान लो, ठीक है, ऐसे आपको मान लो दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि चलो यार ये 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, ओके, दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन किसी पार्टिकल पे, और इनके बीच का मैं आपको बेटा कोई एंगल दे दूं कि 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो क्या आपको इसका रिजल्टेंट निकालना आता है? मतलब बेसिकली दो फोर्सेस है ना, उनका जो सिंगल इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट, इनका जो नेट इफेक्ट होगा, दोनों मिलकर जो नेट इफेक्ट लगाएंगे वो कहलाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट, है ना। वो निकालना आता है क्या? अच्छा, रिजल्टेंट को अगर आपको फील करना है तो देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो आप बचपन में, हम तो बहुत करते थे, तुम्हारा नहीं पता, है ना, हम तो बेटा गांव से हैं, तो हम तो ये बहुत करते थे, कोई बॉक्स टाइप का, कुछ कार्टून टाइप का कुछ दिख जाता था ना, तो उसी को हम अपनी गाड़ी बना देते थे, ठीक है। उसको जमीन पे रखा, कोई पहिए वहिए की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, हो सके तो किसी छोटे बच्चे को बिठा भी देते थे अंदर, है ना, और यहां से ऐसे रस्सी बांध के इसको खींचते थे, है ना, ऐसे हम भागते थे, पीछे से वो बॉक्स खींचता हुआ आता था, बड़ा मजा आता था, आपने भी किया होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये देखो बेटा, इसमें दो इफेक्ट आते हैं। दो इफेक्ट क्या आते हैं? आपने जो ये फोर्स लगाया ना बेटा, ये आपने लगाया, ठीक है ना, रस्सी बांध के आपने ऐसे खींचा, इसके दो इफेक्ट आते हैं। एक तो ये बॉक्स इससे आगे बढ़ेगा, है ना, जमीन पर आगे बढ़ेगा, और दूसरा इसकी टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की भी, ऊपर उठने की भी टेंडेंसी होती है। हालांकि अगर आपने किसी को बिठा रखा है तो बॉक्स ऊपर तो नहीं उठेगा, बट हाँ टेंडेंसी रहेगी ऊपर उठने की, है ना, वो इसका वेट उसको कैंसिल कर देगा तो ऊपर नहीं उठेगा, बट हाँ टेंडेंसी रहती है। तो देखो किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए ना, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये कहलाता है उसका रिजल्टेंट, है ना बेटा, ये कहलाता है उसका रिजल्टेंट। तो सर आप वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे? बेटा मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता हूं, क्लास के अंदर भी जब पढ़ाऊंगा मंथन नीट में, तब भी मैं आपको सारा वेक्टर का एडिशन रिवाइज कराऊंगा, और यहां पे भी मैं आपको करा रहा हूं, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, तो मैंने आपसे सवाल पूछा यार, दो फोर्सेस हैं, जरूरी थोड़ी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो, किसी भी एंगल में हो सकते हैं, है ना। ये देखो 5, ये देखो 5, एंगल बेटा 60 डिग्री है। अब इनका रिजल्टेंट जो बीच से जाएगा वो कितना होगा? तो यार उसके लिए ना एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन उसमें से 3 केसेस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद करना होता है, जो टाइम बचाता है। अब अगर किसी बच्चे ने याद कर रखा है वो केस, तो बताओ मुझे यहां पे क्या आंसर आएगा, कम ऑन। अगर 60 डिग्री है, ये 5 है, ये 5 है,
तो आपका आंसर आएगा डायरेक्टली 5√3। ऐसे टाइम बचाना होता है नीट में। अब आप पूछोगे सर ये कहां से आया और सर मैं इसको याद कैसे रखूं, तो आइए मैं आपको छोटा सा ग्लिम्पसेस देता हूं, बिकॉज वेक्टर एडिशन समझे बिना आप कूलॉम्स लॉ को नहीं समझ पाओगे। आओ देखते हैं। बेटा जब भी आपके पास दो फोर्सेस होंगे, देखो है ना, मान लो ये P है और ये Q है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, ठीक। पूरा वेक्टर नहीं पढ़ा रहा मैं, बस जो एडिशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड ना बच्चों। हाँ ठीक है मैं लगा लूंगा, समझ गया, यूएसबी है ना वो। हाँ ओके, चलो अपना स्लाइड चेंजर आ गया भाई। स्लाइड चेंजर नहीं था अपने पास, वो आ चुका है। अब स्लाइड चेंज करने में आसानी रहेगी, है ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखो दो फोर्सेस हैं P और Q, उनके बीच का एंगल कितना बच्चों, थीटा है। अगर बेटा आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए, है ना, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, नेट इफेक्ट चाहिए, तो आपके पास एक लंबा सा फॉर्मूला है। रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। आपको एसीपी सर पूरा ये डिटेल में कराएंगे, मैं उतना करा रहा हूं जितने की अभी जरूरत है कूलॉम्स लॉ में। अब देखो बेटा ये तो लंबा फॉर्मूला है सर, हर बार क्या इसका यूज करूंगा क्या मैं, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा कि 3 केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें क्या आंसर आता है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। अब देखो पहला केस है ना, पहला केस मैंने बोला कि मान लो यार ये भी P है और ये भी P है, दोनों बराबर हैं और एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है। पहला केस है जो आपको डायरेक्टली याद करना है। तो देखो आप क्या करोगे, इनका रिजल्टेंट चाहिए, आप लिखोगे रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर पहला फोर्स कितना है P है तो P स्क्वायर, दूसरा फोर्स Q कितना है सर वो भी P है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं बराबर हैं बराबर हैं, P और P, तो यहां पे भी आ गया P स्क्वायर। पी क्यू कितना हो गया बेटा, 2 तो है ही, पी क्यू कितना हो गया सर वो भी P स्क्वायर हो गया, P इंटू P स्क्वायर। cos 60 यानी कि कितना होता है बेटा, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो जैसे आप cos 60 डालोगे ये हो गया आपका 1/2। अब आप देखो 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो रिजल्टेंट स्क्वायर कितना आ रहा है, P स्क्वायर P स्क्वायर P स्क्वायर 3P स्क्वायर। दोनों तरफ आप रूट ले लो, तो रूट लेने से ये R बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा और ये आपका P बन जाएगा, √3 टाइम्स P। तभी मैंने जब आपसे पूछा कि बेटा अगर ये भी 5 है ये भी 5 है तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है बच्चों कि अगर 60 डिग्री है और दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो आंसर आता है √3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्स। और रिजल्टेंट बेटा बिल्कुल बीचों बीच होके जाता है, मतलब रिजल्टेंट इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, 30 डिग्री पे होगा। क्योंकि देखो यार रिजल्टेंट को दोनों से बराबर प्यार है, ये भी P है ये भी P है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, है ना। इसका भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ऐसे में रिजल्टेंट बोलता है मैं तो बीच में रहूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अदरवाइज आप वेक्टर्स में पढ़ोगे, उसकी अभी जरूरत तो नहीं है, वेक्टर्स में आप पढ़ोगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। अगर मैं इसको 4 ले लेता, इसको 5 ले लेता, तो रिजल्टेंट जो है 30 डिग्री में नहीं आता, यहां कहीं आता, लेस देन 30 में आता। जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है उधर रिजल्टेंट का रुझान ज्यादा होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा ना, जिधर मास ज्यादा है रिजल्टेंट मतलब सेंटर ऑफ मास उधर ही चला जाता है, कुछ कुछ वैसा ही, ठीक है। एनीवेज उसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें यह सीखना था कि अगर दो फोर्सेस बेटा 60 डिग्री में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो √3P। दोनों फोर्सेस जो है बराबर होने चाहिए, डायरेक्टली √3P लिख लो, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर 60 डिग्री एंगल था टोटल तो रिजल्टेंट 30 डिग्री पे जाएगा। ये पहला हो गया। अब देखो मैंने बोला 3 रिजल्ट हमें याद रखने हैं ना। दूसरा रिजल्ट ये है बेटा कि जब दो फोर्सेस आपके 90 डिग्री पे लग रहे हो, ये देखो 90 डिग्री, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगेन आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, ऐसा कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ बट रिजल्ट कुछ और आएगा जो रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देखो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर, डालो यहां पे वैल्यूज, है ना, P जो है वो तो P है तो P स्क्वायर हो गया, Q भी P के बराबर है तो वो भी P स्क्वायर हो गया, प्लस 2PQ, ये भी P है ये भी P है तो ये भी आपका P स्क्वायर हो गया। और बेटा cos 90, जल्दी बोलो क्या होता है बेटा cos 90, 0, है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, ठीक है, दिस इज 0।
तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका जीरो हो गया, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो, है ना, तो इसको अपन हटा ही देते हैं। चलो ये जीरो हो गया। क्या बच रहा है? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इस बार बच रहा है 2p स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हेंस योर आंसर विल बी कि भाई रिजल्टेंट आ रहा है √2 इंटू पी। हॉ, जल्दी से एक बार हॉ कर दो, हॉ लिख दो चैट बॉक्स में, हॉ। भाई अगर 60 डिग्री है एंगल और दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो रिजल्टेंट होता है √3p, बीच से जाता है, बाइसेक्ट करता है। और अगर 90 डिग्री एंगल हो जाए तो रिजल्टेंट आता है √2p। अगर आपको ये रिजल्ट याद है ना, तो जो बच्चे फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर रहे होंगे उनसे आप कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा। और 1-2 मिनट में बायो के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो 12 मार्क्स का आपको एडवांटेज वही मिल जाएगा बेटा। एंड यू नो कि नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे जिनका अच्छा प्रिपरेशन था बट वो 500, 510, 550 पे आके अटक गए। उनसे जब हमने पूछा कि भाई बायोलॉजी में कितने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर 320, 330। हमने बोला अच्छा, बायो में तो बड़ा अच्छा नंबर है तुम्हारा, कितने टाइम में किया भाई बायो? बच्चा कहता है 1.5 घंटा लग गया सर मुझे करने में, 1 घंटा 45 मिनट लग गया सर। अब तुम खुद सोचो बेटा, अगर तुम बायो 1.5 घंटे में करके 330 नंबर ला भी रहे हो ना, तो तुम्हारा बायो स्ट्रांग नहीं है। उसको स्ट्रांग मत बोलना, स्ट्रांग बोलना पाप है बेटा, वीक है तुम्हारा बायो। क्योंकि बायो स्ट्रांग तब माना जाएगा जब आप 45 मिनट, 50 मिनट या फिर मैक्सिमम बोल रहा हूं, अगर लंबा पेपर है 1 घंटे में आप कर दो बायो, तब आप स्ट्रांग माने जाओगे। अगर 1 घंटे में करके आप 330 नंबर ला रहे हो, 340 नंबर ला रहे हो, 360 ला रहे हो, तब आपका बायो स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपने 1.5 घंटा बायो को दे दिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बचा क्या? फिर वही होगा ना, आप 330 बायो में तो ले आओगे, बट बाकी सब्जेक्ट में मिला के आप 200 भी नहीं ला पा रहे हो, 550 में गाड़ी अटक गई। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचाती हैं, ठीक है ना। तो कल को अगर आपको 2 फोर्सेस दिखे 60 डिग्री में, आपको ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको याद रखना है भाई √3p इज द आंसर। दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। 90 डिग्री में दिखे दोनों फोर्सेस बराबर हैं, आप बोलेंगे √2p। और मैंने बोला था आपको 3 केसेस याद रखने हैं। तीसरा है बेटा, तीसरा सबसे कॉमन केस है 120 डिग्री वाला। यानी कि मान लो एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है ना, ये आपका 120 डिग्री है ना, ये आपका 120 डिग्री है। और अब आपको निकालना है कि अगर ये भी P है, ये भी P है, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। बेटा वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, ठीक है ना, वही फॉर्मूला आप लगा दो फिर से। cos 120 की वैल्यू बेटा -1/2 होती है। बेसिक मैथ्स में आपको हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करना, है ना। -1/2 होती है। सोचो यहाँ पे -1/2 डालोगे, है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव कैंसिल, बचेगा खाली p स्क्वायर। आप करके देखना, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी डायरेक्टली p। अच्छा, मतलब ये कितना अच्छा रिजल्ट है। देखो, अगर ये भी p है, ये भी p है, बीच में 120 है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू सीधा सीधा p आ जाती है 120 पे, ठीक है। तो भाई 60 पे √3p, 90 पे √2p और 120 पे डायरेक्ट p। और हां, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा सर? तो बेटा रिजल्टेंट अगेन बीच से जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर टोटल एंगल 120 है तो ये 60 डिग्री से जाएगा। इतना वेक्टर अगर तुमने सीख लिया ना प्यारे बच्चों, तो तुम्हारा कूलॉम्स लॉ आराम से सॉल्व हो जाएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। ये वेक्टर आपको आना चाहिए। दिस इज बेसिक्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व। इसको फटाफट एक बार अपनी कॉपी में या तो लिख लो या तो दिलो दिमाग में बसा लो, है ना, कि भाई ये रिजल्ट हैं और इनका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अब है ये कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनना क्या बोला गया है इसमें, ठीक है। आपको कहते हैं कि भाई हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या होता है बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल? सबको पता है, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती हैं और जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर 180 डिग्री टोटल एंगल होता है ट्राइंगल का, है ना, इक्वल 3 एंगल्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 60। तो ये भी 60 है, ये भी आपका 60 है और ये भी आपका 60 है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जो वर्टाइसेस हैं या फिर कॉर्नर्स हैं ट्राइंगल के, हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है Q, चार्ज रखा है Q और यहां पे भी Q। हमसे बोला गया कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ो और उसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है ये हमें बताओ।
ठीक है, कितना नेट फोर्स लग रहा है ये हमें बताओ। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, कोई भी एक चार्ज पकड़ लेते हैं। अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा ना जब तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स बराबर 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 लगेगा। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि अब तीनों में से कौन सा चूज करूं, तीनों का आंसर सेम आएगा बेटा। आप इस पे निकालोगे नेट फोर्स, वही आंसर आएगा, इस पे निकालोगे वही आएगा, इस पे निकालोगे वही आएगा। तो बस कोई एक आप चूज कर लो, और ज्यादातर हम लोग यही वाला चूज करते हैं, ऊपर वाला, इसको ले लेते हैं। अब देखो बेटा, हमने जाके इससे पूछा कि और भाई क्या हालचाल है लाइफ में, क्या चल रहा है। तो बेटा अपनी दुखड़ी बताएगा वो बोलेगा देखो सर मैं तो यहां पे आराम से बैठा हुआ था, लेकिन दो लोग हैं ये और ये जो मुझ पे फोर्स लगा रहे हैं आजकल। मैंने बोला अच्छा रुको पता करते हैं कौन कितना फोर्स लगा रहा है। हमने देखा अच्छा हाँ यहाँ पे एक चार्ज तो है, नेबरहुड में एक चार्ज तो है, सही बोल रहा है, मतलब झूठ नहीं बोल रहा वो। तो हमने पूछा भाई तुम कितना फोर्स लगाओगे उस पर। तो ये थोड़ा आकड़ू टाइप का था, बोलता है कूलॉम्स लॉ से निकाल लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। देखो कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स लगेगा बेटा इन दोनों के बीच में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, है ना, सेंट्रल है तो लाइन ज्वाइनिंग ये रहा, ठीक। फिर मैंने सोचा अच्छा दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। तो मैंने चुपचाप से डायरेक्शन बना दिया ऐसा, ये देखो इधर और इधर। सही है क्या बेटा, चेक करो एक बार, सही तो है, क्या गलत है, बिल्कुल सही है ना। ये देखो लाइन ज्वाइनिंग, उसी के अलोंग मैंने फोर्स लगाया है और दोनों रिपल्सिव हैं। अब इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा F1, है ना, इसको भी F1। सर दोनों को F1 क्यों बोल दिया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो भी पढ़ाया मैंने आपको, है ना, दोनों बराबर होते हैं बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये F1 है तो ये भी F1 है। अब बताओ बेटा F1 की वैल्यू कितनी है, तो वो है सर K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर, है ना, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सही है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। F1 आ गया अपना। अब हमने देखा कि अच्छा यहां पे बात खत्म नहीं होती है, ये भी तो है, ये भी तो फोर्स लगाएगा। अच्छा इसका फोर्स निकालते हैं चलो। तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, हमने फोकस इस पे करना है, ठीक है ना, हम इस पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है उसकी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। ये भी लगा सकता है, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिपल्शन होगा, ये देखो रिपल्शन हो गया बेटा, है ना, ये देखो आपका रिपल्शन हो गया। इसको मैं चलो कह लेता हूं F2, है ना, तो उल्टा हो गया क्या, चलो उसको F1 बोला था, है ना, तो इसको मैंने बोल लिया F1, ये F1 है और ये F2 है। अगर बेटा आप F2 की वैल्यू भी देखोगे तो सेम ही आएगा, कितना आएगा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। देखो ना ये भी Q है ये भी Q है, Q स्क्वायर। डिस्टेंस देखोगे तो L है, L स्क्वायर। डन सर। अब बेटा एक बात मैंने नोटिस करी कि अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 ही होना चाहिए। अरे भाई ये ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी तो आपने बचपन से पढ़ी है ना, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। बस वही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी बेटा कि अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। फिर अचानक से आपका दिमाग घूमा और आपने बोला अरे सर ने तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि अगर 60 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, √3p। लेकिन इसमें कंडीशन थी कि ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ये जो 60 डिग्री में लग रहे हैं ना ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर है क्या, है, ये देखो F1 भी इतना ही है और F2 भी इतना ही है। अरे वाह सर, टाइम बच गया मेरा अब, है ना, आपने जो ट्रिक बताया उससे मेरा टाइम बच गया। ट्रिक तो नहीं है ये, केस है, वेक्टर का केस है जो आपको याद रखना है, ट्रिक नहीं बोलेंगे अपन इसको, है ना। तो अब बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उस वाले चार्ज पे, नेट फोर्स, उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं √3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्स। P क्या है, वन फोर्स कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है वो, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, √3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्स, यानी कि इसमें से कोई एक ले लो, तो दैट विल बी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलॉम्स लॉ आप पढ़ते हो उसमें कूलॉम्स लॉ का पार्ट बहुत छोटा सा है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, खत्म हो गया। मेन पार्ट जो है वो वेक्टर प्ले करता है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल से आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए, बेसिक से आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी, है ना। हालांकि जहां जहां पे दिक्कत होने की संभावना है वहां पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन बेसिक्स का एक बार आपको रिवीजन दे दें। आप शुरू में वेक्टर पढ़ोगे हमारे साथ, है ना, वो तो एक अलग चीज हो गई,
बट जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी बेटा हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे मंथन नीट बैच के अंदर। आइए, तो इसका आंसर आ गया सभी का, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ कैसे खिलवाड़ करता है एग्जामिनेशन हॉल में। देखो वो क्या बोलेगा कि भाई इस बार मैंने क्या किया, ऊपर का चार्ज मैंने पॉजिटिव छोड़ा, वो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना, इसको यहां पे लिख लेते हैं। इसको भी पॉजिटिव छोड़ा, लेकिन इसको मैंने इस बार नेगेटिव कर दिया। शातिर एग्जामिनर है। बच्चा सोचता है क्या ही बदला भाई, यहां भी अभी भी 60 डिग्री है, यहां भी अभी भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो बच्चा ऐसा सोचता है कि अच्छा पिछली बार जो रिजल्टेंट था वो ऊपर लग रहा था, है ना, ऊपर लग रहा था। ये देखो ना, F1 इधर F2 इधर, तो उसका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। इस बार बच्चा सोचता है अच्छा एक नेगेटिव हो गया तो शायद नीचे लग जाएगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। बट ऐसे सोचना गलत है। एक बार सॉल्व करके देखो, एक बार डायरेक्शन ड्रॉ करके देखो, तब जाके आपको रियलिटी समझ में आएगी। देखो इसमें क्या होगा, क्या बदल गया देखो, है ना। क्या ये दोनों अभी भी पॉजिटिव हैं? हां, तो इनमें तो अभी भी रिपल्शन होगा, बिल्कुल रिपल्शन, यानी कि एक फोर्स इसका इधर और इसका इधर, है ना, बिल्कुल सही है सर। ऐसे हो गया सर, इसको मैं F1 कह लेता हूं, F कह लो, चलो दोनों तो F1 F2 बराबर ही है ना, F कह लो, ठीक है, इस पे F लग रहा है। अब लेकिन जब आप बेटा इसमें आओगे तो ये अब नेगेटिव है, ओहो, ये लेकिन पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है ऊपर वाला, ये तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अट्रैक्शन। अरे भाई साहब, तो अगर अट्रैक्शन हो गया तो यार डायरेक्शन तो बदल गई फोर्स की, पिछली बार इधर लग रही थी, अब देखो अट्रैक्शन मतलब ऐसे इसकी तरफ, अट्रैक्शन मतलब ऐसे, ओहो। देखो मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी चलो एफ लिख लेता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं कि भाई एफ कुछ नहीं है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। बट आप फोकस करो अब दोनों एफ के बीच का एंगल पे। पिछली बार कितना एंगल आ रहा था, देखो देखो मैं पिछला भी समझा देता हूं आपको। ये इधर लगा रहा था, ये इधर लगा रहा था, इनके बीच का एंगल था बेटा 60। अब पता है वो एंगल कितना हो गया, पता है कितना हो गया, 120। कैसे सर? देखो बेटा तुमको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री याद दिलाता हूं। देखो ये पूरा 180 होगा, मानते हो, है ना, पूरा 180 होगा, ये सेम लाइन है 180 होगा। और ये कितना है, ये छोटा वाला 60। तो 180 में से 60 घटा दो, ये कितना बचा, जो हमें चाहिए वो कितना बचा सर, ये बच गया आपका 120 डिग्री, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सर, ये 120 ये 60 टोटल देखेगा तो 180 आ जाएगा बेटे। अब 120 में फॉर्मूला √3p नहीं है, 120 के लिए मैंने आपको अलग रिजल्ट दे रखा है। देखो 60 डिग्री पे तो ये रिजल्ट था √3p, बट अगर 120 एंगल होता है तो रिजल्टेंट होता है फोर्स के बराबर, वन ऑफ द फोर्स के बराबर। तो मैं बोलूंगा भाई यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा ना वो सिर्फ एफ के बराबर आएगा, और एफ क्या है, वन ऑफ द फोर्स कितना है, वो है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो जो लास्ट टाइम √3 आया था, इस बार वो √3 नहीं आएगा, जस्ट आपका ये आंसर आएगा। और हां, नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो पिछली बार देखो ऊपर आई थी बेटा, दो फोर्सेस ऐसे लग रहे थे ना, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर आया था। अब दो फोर्सेस देखो ऐसे और ऐसे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट यहां से आएगा। समझाया ना मैंने, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है दोनों फोर्सेस को, है ना, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो बाइसेक्ट करता है, बीच से जाता है। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट, राइट की तरफ लग जाएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका वेक्टर तगड़ा है, अगर आपने वेक्टर एडिशन में ये फॉर्मूले याद कर रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दो क्वेश्चन हो गया ट्राइंगल का। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। और अगर मजा आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा दिल विल बना देना, आग वाग लगा देना, है ना। और हमारा एक सिंपल सा नारा है बेटा, तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हें फील दूंगा, है ना। और फील भी ये वाला फील नहीं है भाई, FEL वाला फील नहीं है, हमारा फील अलग है। हमारा फील है PHEEL, यानी कि फिजिक्स प्लस फील, है ना। तो तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हें फील दूंगा। चलो दिल बना दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन विथ स्क्वायर। आपको अब स्क्वायर गिवन रहेगा, ट्रायंगल नहीं, ठीक है ना। स्क्वायर ट्रायंगल के क्वेश्चन हो गए। अब देखो मैं कहता हूं कि अच्छा हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके सर, स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है। इसका साइड बेटे ए है, ठीक है ना, इसका साइड क्या है बेटे, ए है सर।
अब वो कहता है कि चारों कॉर्नर में एक एक चार्ज रख दो, ठीक है ना, चारों कॉर्नर पे आप एक एक चार्ज रखते चले जाओ। तो सर यहां पे भी क्यू रख दिया, चलो यहां पे भी मैंने क्यू रख दिया, यहां पे भी क्यू रख दिया और यहां पे भी मैंने क्यू रख दिया। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। इसमें ये कहता है कि अच्छा एक चार्ज सेंटर पे भी है, स्क्वायर के सेंटर पे भी है, तो बताओ जो सेंटर वाला चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। सिंपल सा सवाल है ना, कि भाई जो सेंटर वाला चार्ज है उस पे कितना फोर्स लगेगा। और मुझे पता है इसका आंसर कई बच्चे चैट में दे देंगे, सर 0 होगा, है ना। लेकिन दिक्कत ये, चलो ठीक है यहां पे तो आप 0 सही आ जाएगा आपका आंसर, बट अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता हूं ना, एक को नेगेटिव बना देता हूं ना, तो भी बोलते हैं सर अभी भी 0 आएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट को समझो, कैसे 0 होता है उसको समझो, ताकि आप जहां 0 नहीं है वहां आप एटलीस्ट 0 देके ना आ जाए आंसर, है ना। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है। अच्छा आपको थोड़ा बहुत ये सब तो पता ही होगा कि भाई डायगोनल का लेंथ क्या होता है, हाफ डायगोनल का लेंथ कितना होता है, या बता दूं। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है बेटा, यानी कि यहां से लेके यहां तक, वो हो जाएगा आपका √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। और लेकिन अगर आपको पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, सिर्फ इनके बीच की दूरी चाहिए यहां से यहां तक, तो इसका हाफ कर दो, है ना, हाफ ऑफ द डायगोनल। तो ये हो जाएगा √2a डिवाइडेड बाई 2। इसको आप a बाई √2 भी लिख सकते हो। देखो ये √2 इंटू √2 यानी कि 2 बन गया, एक √2 कैंसिल हुआ, a बाई √2। तो दिमाग में हमेशा फिक्स कर लो, अगर डायगोनल चाहिए तो √2a, हाफ डायगोनल चाहिए a बाई √2। डन, यस। चलिए अब बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा सभी चार्जेस की दूरी कॉर्नर वाले चार्ज से इक्वल है। देखो है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी देखो उतनी ही आएगी, इसके और इसके बीच की दूरी देखो बेटा वही आएगी, हाफ डायगोनल, है ना, a बाई √2। इसके और इसके बीच की दूरी देखो बेटा वो भी वही आएगी। तो सबकी दूरी बराबर है और सभी चार्जेस का प्रोडक्ट भी इक्वल है। देखो q इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू। तो फोर्सेस भी बराबर लगेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। अब आप डायरेक्शन की बात करो, ठीक है। देखो बेटा डायरेक्शन अपन जो है रेड से बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। पहले इससे पूछते हैं तुम किधर फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में बेटा देखो रिपल्शन हो गया। हाँ सर रिपल्शन हो गया, है ना, बिल्कुल रिपल्शन हुआ सर, ये देखो। फिर इससे पूछो तुम क्या करोगे भाई, तुम इसको रिपल करोगे कि अट्रैक्ट करोगे। ये बोलेगा सर मैं भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, हम भी रिपल ही करेंगे सर। रिपल मतलब क्या, इसको पिंक से बना लेते हैं। देखो रिपल मतलब क्या, ये क्यू और यू की एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मतलब ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। अब जब मैंने सेंटर वाले चार्ज को ध्यान से देखा तो यार इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर है रेड वाला, और इसके द्वारा लगाया गया उधर है, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो जो नेट फोर्स आएगा बेटे वो तो 0 हो जाएगा ना। तो इधर से भी धक्का मारा गया इसको इस तरफ, इधर से धक्का मारा गया इस तरफ, दोनों धक्के बराबर के लग रहे हैं क्योंकि देखो लेंथ सेम है, चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है, हेंस द नेट फोर्स इज 0। सेम गोज विद दिस ऑल्सो बेटा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन ऐसे होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन आपका ऐसे होगा, दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। हेंस द करेक्ट आंसर इज 0। लेकिन ना नीट इसको पूछता नहीं है, नीट भी स्मार्ट हो चुका है ना, एग्जामिनर जो है स्मार्ट हो चुके हैं बेटा। अब वो आपसे कहते हैं कि नहीं मेरे को सेंटर पे चार्ज नहीं रखना, सेंटर वेंटर पे चार्ज नहीं रखना, कॉर्नर वाले चार्ज का नेट फोर्स निकाल सको तो निकालो, कॉर्नर वाले का। तो देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो ये हो गया आपका एक स्क्वायर, है ना, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, प्लीज डोंट माइंड। साइड हो गया बेटा ए और ए। यहां पे भी चार्ज है बच्चों क्यू 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 और आपका क्यू। अब कोई भी एक कॉर्नर वाला चार्ज पकड़ो, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, कॉर्नर वाले चार्ज पे नेट फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको पकड़ लेते हैं, चलो इस पे नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा इस पे फोर्स कितने और चार्जेस लगा सकते हैं। देखो एक तो ये लगाएगा, है ना, ऐसे लगाएगा, देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐसे लगाएगा बेटा रिपल्शन। कितना लगाएगा, इसको F1 नाम दे दो, या हाँ चलो F1 नाम दे दो। F1 कितना होगा सर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इतना ही होगा, है ना, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर, ठीक है सर। F1 आ गया सर।
अब और कौन लगा सकता है? ये भी तो लगा सकता है। ये क्या शांत बैठेगा क्या? ये भी लगाएगा बिल्कुल। तो ये कितना लगाएगा और किधर लगाएगा? देखो ये लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो ऐसे लगाएगा, है ना, रिपल्शन ऐसे। इसको आप F2 बोल दो बेटा, और F2 भी बराबर ही होगा। देखो Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, दो फोर्सेस आ गए, है ना। एक इन दोनों के बीच में ऐसे F1 और एक इन दोनों के बीच में ऐसे F2। अब आप यहां पे थोड़ा सा सोचने लग जाते हो कि हो गया, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है, एक और फोर्स आएगा जो ये लगाएगा। भले ही बीच में लाइन नहीं दिख रही है, लाइन से फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप इमेजिनरी लाइन खुद ही ड्रॉ कर लोगे ना, फोर्स तो लगेगा ना बेटा। तो इनके बीच की दूरी कितनी है पहले तो ये बताओ। सर ये डायगोनल कहलाता है। डायगोनल की दूरी होती है √2 इंटू ए। कितनी होती है बेटा? √2 इंटू ए। तो ये फोर्स कितना लगेगा? देखो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो एक इधर और एक इधर, है ना, F3। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 90 होता है ना स्क्वायर में, तो 45, डायगोनल विल बी एट 45 डिग्री पे कितना फोर्स लग रहा है? उसको F3 बोला मैंने। देखो F3 की वैल्यू कितनी है? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a का हो जाएगा a स्क्वायर। ये तीन फोर्सेस लगेंगे। पहले यहां तक बताओ क्लियर हुआ? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में पहले आपको यह समझना पड़ेगा ना यार कि भाई फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं, है ना, फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं, किधर किधर से आपका फोर्स लग रहा है, पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट है पहले तो, है ना। तो देखो फटाफट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? चेक करो एक बार जल्दी से। यस। अभी क्या है बेटा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। और मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, बस एक सेकंड ना, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ठीक है, चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, राइट। आ जाओ। तो देखो बेटा, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। देखो अगर आप सिर्फ F2 और F1 को देखो तो एक इधर है और एक इधर है ना, ऐसा ही है ना। हाँ सर, क्या ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं? हाँ, ये देखो, ये और ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और क्या इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है? हाँ सर, 90 डिग्री एंगल है सर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब 90 डिग्री एंगल होगा, ये देखो 90 डिग्री एंगल होगा और बराबर मैग्नीट्यूड होगा, बराबर मैग्नीट्यूड होगा, तो क्या करना है बेटे? √2 इंटू पी। अरे वाह। तो देखो यार, आपका जो ये वाला फोर्स है ये भी KQ/A² है, ये वाला फोर्स भी KQ/A² है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा 45 डिग्री पे। कितना होगा? √2 टाइम्स KQ²/A²। √2 टाइम्स KQ²/A²। समझ आया भाई? मैंने तीसरे वाले को अभी लिया ही नहीं है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। आप बस इन दोनों को तो देखो, कम से कम ये ऊपर है, ये इधर लेफ्ट की तरफ है, इनके बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल है, तो उनका तो √2 टाइम्स पी होता है। पी की वैल्यू ये रही आपकी। आप दिमाग लगाओ, ये भी 45 डिग्री में आया इनका रिजल्टेंट। तो अगर इस रिजल्टेंट को मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ऐसे ही तो करूंगा, यहां पे 45 डिग्री पे। अब सोचो, जो F3 है वो भी 45 डिग्री पे लग रहा था, उसी डायरेक्शन में। जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो भी उधर ही लग रहा है। तो बेटा जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, फाइनल आंसर जो होगा, उसमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ना, यानी कि ये और जो F3 है वो दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि जो दो वेक्टर बेटा सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लो एक 2 न्यूटन एक 5 न्यूटन, तो आंसर आता है 7 न्यूटन। सीधा जोड़ दो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको। जैसे 90 डिग्री का एक फॉर्मूला है √2p, 60 का एक फॉर्मूला है √3p, 120 का है p। तो बेटा 0 डिग्री अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, सीधा सीधा आप जोड़ दो। तो यहीं पे ज्यादातर बच्चे अटकते हैं। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। देखो ये फोर्स और ये फोर्स, इनका मैंने रिजल्टेंट निकाला, दोनों 90 डिग्री पे थे, बराबर थे, तो रिजल्टेंट आया √2 टाइम्स इतना KQ²/A²। अब जो रिजल्टेंट आया वो भी 45 डिग्री पे आएगा, है ना, क्योंकि 90 को बाइसेक्ट करेगा तो 45 पे आएगा।
और जो तीसरा फोर्स है जो इसने लगाया है वो भी 45 पे है, वहीं पे है, दोनों सेम जगह पे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो भाई दोनों जब रिजल्टेंट आप फाइनल वाला निकालोगे तो F3 थर्ड फोर्स और इन दोनों का रिजल्टेंट ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा ना बेटा, R डैश लिख लो, फाइनल आंसर वो क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट आया R, ये जो आपका रिजल्टेंट आया दोनों का, दो फोर्सेस का R प्लस F3, हेंस द फाइनल आंसर इज, देखो रिजल्टेंट आया आपका KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √2 और थर्ड फोर्स बेटा ये है, यानी कि KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर, है ना। तो अगर आप KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर को बेटे आप बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा आपका 1/2 प्लस √2, दिस इज द आंसर। तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था कूलॉम्स लॉ का, और मैंने आपको बस ये बताया कि भाई हम कितना बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल के प्रॉब्लम तक आपको ले जाएंगे। इनफैक्ट जो मंथन नीट बैच में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो मैं एक हेक्सागन वाला क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, है ना। उसमें 6 साइड्स होंगे बेटा। आज तो मैंने ट्राइंगल करवा दिया, 3 साइड्स होते हैं उसमें, है ना। स्क्वायर करा दिया, 4 साइड्स होते हैं। फिर हेक्सागन वाला क्वेश्चन होगा, फिर पेंडुलम वाला क्वेश्चन होगा, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन होगा, तो दैट विल बी मच मोर। आज तो सिर्फ आपको हमने एक ग्लिम्पसेस दिया है कि कितनी जबरदस्त आपकी तैयारी होने वाली है मंथन नीट बैच के अंदर। अब बेटा मंथन नीट बैच की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा 20 तारीख से शुरू हो रहा है ना। पहले 15 से होना था, बट फिर इतना डिमांड आया बच्चों का कि हमने थोड़ा सा और टाइम दिया है। कई बच्चे ने बोला कि सर हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, है ना, कुछ फाइनेंसेस हमको अरेंज करने, उसके बाद हम बैच लेंगे, तो हमने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया है। तो मंथन नीट बैच में आपको पता है बेटा कि तरुण सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको, मनीष दुबे सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मतलब जूलॉजी और बॉटनी मिला के। आपको सर्वेश सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, वीटी सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, मैं रहूंगा बेटा फिजिक्स में, एसीपी सर रहेंगे बेटा फिजिक्स में। तो टीम बहुत जबरदस्त है। आपको पूरे ऑनलाइन में जो बेस्ट टीम है बेटा वो मंथन बैच में मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं कि फीचर की कॉस्ट देखोगे ना तो बैच कॉस्ट से ज्यादा हो जाती, लेकिन फीचर सारे आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो बैच का जो प्राइस है बेटा वो है 3499, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है और ये 19th तक है, यानी कि 19th ऑफ मई तक है, ठीक है ना। 20 मई से आपका क्लासेस प्लेटफॉर्म पे होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा ऑफ फीचर्स के बारे में बताऊं तो देखो, क्लास के अंदर आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, इन क्लास डाउट। आप बोलेंगे सर टीचर तो पढ़ाने में बिजी होते हैं ना, तो डाउट कैसे लेंगे। तो बेटा डाउट के लिए अलग से टीचर्स होंगे आपके सेशन के अंदर। एक नॉर्मल चैट चल रही होगी और एक डाउट वाला अलग से सेक्शन होगा, वहां पे जाओगे आप, डाउट पूछेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। तो क्लास के अंदर आपको डाउट सपोर्ट मिल रहा है। आपको बेटा पेडागॉजी ऐप का फ्री एक्सेस मिल रहा है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे ना कि पेडागॉजी क्या है। इसमें ढेर सारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, उनका पीडीएफ मिल जाएगा, लाइसेंस्ड वर्जन, पायरेटेड नहीं, है ना, लाइसेंस्ड वर्जन। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको कोई और किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी, वहां भी पैसे बच गए। और दूसरा हेल्प ये करेगा कि इसमें आप बुक्स सेलेक्ट करके उनके इजी, मीडियम, हार्ड टॉपिक के क्वेश्चन के फिल्टर लगा के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। अभी आप एक बुक खरीदोगे तो उसी बुक के क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पे सारी बुक्स में से 3 आपने सेलेक्ट करी और उस सभी तीनों बुक्स के मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। पेडागॉजी ऐप हो गया बेटा, इन क्लास आपका डाउट सॉल्विंग हो गया बच्चों, और बड़े स्क्रीन पे क्लास होगी। ऐसा मत सोचना कि जैसे वेदांतों में पहले होता था छोटे से विंडो पे, वैसे नहीं होगा। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं बड़े से स्क्रीन पे, वैसे ही क्लास होने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा आपको वी बडी भी मिलता है, और वी बडी का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मान लो कोई चैप्टर लाइव अभी चल रहा है, बट आपको कोई आगे का चैप्टर पढ़ना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर अब मुझे फिर से यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, वहां से देखना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहीं पे सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, जो टॉप टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। उसमें आप क्विज भी कर सकते हो, हॉटस्पॉट भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, और ये आपको वहां पे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के साथ।
सब कुछ इसी में इंक्लूसिव है। ये मत सोचना कि इन फीचर्स के अलग से कॉस्टिंग है कुछ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये सब इसी में इंक्लूडेड है, बैच के साथ साथ इंक्लूडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए आपको। तत्व स्टडी मटेरियल जो वेदांतु में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है वेदांतु का, और इससे AIR 1 आई थी बेटा एम्स में, एलिजा बंसल, इसी स्टडी मटेरियल से उन्होंने पढ़ाई करी थी। इसमें थ्योरी भी है एडिक्वेट अमाउंट में, और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया वाले हैं जो नीट में एकदम से पूछे जाते हैं। ये मिलेगा बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको बेटा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब बैच जो होगा ना उसके साथ साथ में आपको टेस्ट भी मिलते चले जाएंगे। तो प्रिपरेशन में जो भी चीजें चाहिए, है ना, अच्छे टीचर्स, ठीक है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, बुक्स चाहिए, बुक्स मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, वो मिल रहा है, तत्व मॉड्यूल, अच्छा सा मॉड्यूल चाहिए, वो मिल रहा है, बेस्ट मॉड्यूल आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज चाहिए, वो मिल रहा है, और ये सब आपको सिर्फ इस प्राइस पे मिल रहा है बेटा। तो बिल्कुल भी ये मौका मत छोड़ो, ज्वाइन कर लो और हमारे साथ पढ़ो आराम से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप आप लोगों का जोश और थोड़ा हाई हो गया होगा डेमो लेक्चर को करके। अब हम मिलेंगे बेटा मंथन नीट बैच के अंदर, ठीक है। सी यू सून बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय।